चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगी जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो चलिए सबसे पहले हम इसके टाइटल के बारे में जान लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो वर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये दो इंडिपेंडेंट वर्ड से बना है। पहला है माइक्रो, माइक्रो का मतलब है बहुत बहुत छोटा। दूसरा है ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है लिविंग बींग्स, मतलब बहुत छोटे लिविंग बींग। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कभी कभार हमारी लाइफ में फ्रेंड का काम करते हैं और कभी कभार हमारी लाइफ को इस तरीके से अफेक्ट करते हैं कि जो है ये हमारी लाइफ के लिए बहुत डेंजरस और दुश्मन बन जाते हैं। तो फो का मतलब होता है दुश्मन एंड फ्रेंड का मतलब होता है कलीग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। अगर हमें इन्हें देखना है तो हमें एक स्पेशल इक्विपमेंट यानी कि एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी जो कि होता है माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप आखिर करता क्या है? ये माइक्रोस्कोप जो भी आसपास में चीज़ें प्रेजेंट होती हैं या फिर आसपास में कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देख सकती पर प्रेजेंट होती हैं उन्हें मैग्नीफाई करके यानी बड़ा करके दिखाता है जिससे कि हम उन्हें अच्छे से देख सकते हैं। तो क्या आपको पता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आखिर बनाया किसने और इसे यूज सबसे पहले आखिर किसने किया था? तो एंटनी वैन लीएवेनहूक ही पहले पर्सन थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट भी करा था और उसे यूज़ भी करा था। तो ये एंटनी वैन लीएवेनहूक की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है कि आज हम माइक्रोस्कोप की वजह से अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो वायरसेस हो, बैक्टीरिया हो, एल्गाए हो, इन सब को अच्छे से इनका स्ट्रक्चर वगैरह ये सब देख सकते हैं। सो ऑल द क्रेडिट गोज टू एंटनी वैन लीएवेनहूक। अब जो साइंस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी से रिलेटेड होती है उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। एंटनी वैन लीएवेनहूक ही ऑब्वियसली माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं। इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का टाइटल भी दिया गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये पहले पर्सन थे जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था और दूसरा ये पहले पर्सन थे जिन्होंने अलग अलग शेप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं और सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उनके फीचर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक फीचर उसके हिसाब से। पहला होता है बैक्टीरियम जिसे बैक्टीरिया कहते हैं। सेकेंड होता है एल्गा जिसे एल्गाई भी कहते हैं। थर्ड होता है फंगस जिसे फंगाई कहते हैं। फोर्थ होता है प्रोटोजोआ जिसे प्रोटोजोअन भी कहते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं ये ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस में ही प्रेजेंट होंगे। जी नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूबिक्विटस होते हैं, मतलब ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो हॉट रीजन हो या फिर कोल्ड रीजन हो। पूरी अर्थ में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। नाउ इस पूरी अर्थ में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते। उनमें से कुछ जो हैं हमारी बॉडी को और तथा दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को जो है थोड़ा अफेक्ट करते हैं पर अच्छे वे में अफेक्ट करते हैं, मतलब ये हमारे लिए फ्रेंडली साबित होते हैं। दूसरा, ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी या फिर प्लांट्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को इस तरीके से अफेक्ट करते हैं कि ये हमारे लिए डेंजरस साबित होते हैं। इसलिए इनके जो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, ये किस तरीके से ये बेनिफिशियल होते हैं या नहीं होते हैं, इस बेसिस पर माइक्रोब्स को जो है 2 भागों में मेनली क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है पैथोजेनिक माइक्रोब्स। पैथोजेनिक माइक्रोब्स वो माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में और एनिमल्स की बॉडी में अलग अलग तरीके के इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज करते हैं। तो इसका मतलब ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस होते हैं क्योंकि ये
बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं और डेंजरस डिजीजेस कॉज करते हैं। नेक्स्ट होता है नॉन पैथोजेनिक माइक्रोब्स। नॉन पैथोजेनिक माइक्रोब्स वो माइक्रोब्स होते हैं जो किसी भी तरीके का डिजीज़ जो है हमारी बॉडी में कॉज नहीं करते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए हमेशा बेनिफिशियल साबित होते हैं। तो इनके अफेक्ट ये किस तरीके से करते हैं, हमारे लिए हार्मफुल है कि नहीं है, इस बेसिस पर पैथोजेनिक माइक्रोब्स को हार्मफुल माइक्रोब्स भी कहा जाता है और नॉन पैथोजेनिक माइक्रोब्स को जो है फ्रेंडली माइक्रोब्स भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम फ्रेंडली माइक्रोब्स के ऊपर फोकस करेंगे। अब हम फ्रेंडली माइक्रोब्स के बारे में जानेंगे। तो ये फ्रेंडली माइक्रोब्स ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो किसी ना किसी तरीके से हमें बेनिफिट देते हैं। तो अभी फ्रेंडली माइक्रोब्स का यूज़ जो है हमारे बेनिफिट के लिए ही होता है। इन्हें अलग अलग सेक्टर्स में यूज़ किया जाता है और अलग अलग इनसे बेनिफिट हमें मिलता है। फर्स्ट होता है इसका कमर्शियल यूज़ और फर्मेंटेशन। कमर्शियल यूज़ मतलब मार्केट्स में इसका बहुत यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में बहुत यूज़ होता है और फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में चलते हैं। पहला, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाने में बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं। खाने की चीज़ें स्पेशली लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो जो है कर्ड यानी दही बनाने के लिए बहुत काम आता है। ये एक्चुअली में क्या करता है कि ये जो है मिल्क, जो गर्म दूध होता है, उसमें जब हम इस बैक्टीरिया को डाल देते हैं तब ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है और पूरे मिल्क में जो है ये फैल जाता है। इससे क्या होता है, एज अ रिज़ल्ट हमें दही, जो हमारा दही होता है वो बन के तैयार हो जाता है। इसी तरीके से ईस्ट जो है एक अलग तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये यूजुअली बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इससे जो है केक्स, पेस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें बनती हैं। बट क्या आपने कभी सोचा ये सिर्फ और सिर्फ बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में ही क्यों यूज़ किया जाता है? तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये बेकिंग इंडस्ट्री में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ईस्ट जो है बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है। अब जितने ज़्यादा ईस्ट होंगे उतनी ज़्यादा वो रेस्पिरेशन करेंगे। रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं। अब उस गैस के बबल्स जो होते हैं, वो जो डो होता है आटा, उसके अंदर पूरा फिल जो है, पूरी गैस जो है वो उसके अंदर फिल हो जाती है। इससे क्या होता है, ये उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, यानी कि उसका जो बाहर की अपीयरेंस है ये उसे फुला देता है एकदम। जैसे कि आप देखते हैं कि केक्स आपको फूला हुआ दिखता है एंड पेस्ट्रीज़ भी आपको फूली हुई दिखती है। ये जो है वो फुलाते नहीं हैं, बल्कि ये अपने आप ईस्ट की वजह से फूल जाते हैं। इसी वजह से ये बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ईस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ केक्स बनाने के लिए यूज़ नहीं किए जाते। ईस्ट जो है अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड, जिसे विनेगर कहते हैं, उसे भी बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इसे बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो होता है फर्मेंटेशन। अभी फर्मेंटेशन क्या होता है वो हम देखते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए जो है ईस्ट जो है नेचुरल शुगर्स में उगाए जाते हैं। तो आप देखते हैं कि फर्मेंटेशन आखिर होता क्या है। तो फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें शुगर यानी कि चीनी जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। और इस चीनी को अल्कोहल में कन्वर्ट कौन करता है? वन एंड ओनली ईस्ट। मतलब ईस्ट ही चीनी को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हमारा अल्कोहल यानी वाइन बन के तैयार हो जाती है। तो ये जो मेथड है, ये फर्मेंटेशन मेथड, ये लुइस पास्चर ने 1857 में डिस्कवर करा था। नेक्स्ट अब हम दूसरा यूज़ देखते हैं फ्रेंडली माइक्रोब्स का, वो है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मेडिसिन्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं मेडिसिन्स मैन्युफैक्चर करने में भी यूज़फुल होते हैं। मतलब जितनी भी आप एंटीबायोटिक्स देखते हैं जो हमारे अलग अलग तरीके की डिजीज़ेस को क्योर करने के लिए काम आती है, उसका सोर्स सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। तो ये जो मेडिसिन्स हैं वो इस तरीके से बनाई जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से
कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे माइक्रोब्स जो डिजीज़ कॉजिंग कर रहे हैं, इन्वेडर हैं, उन्हें जो है मार देती है या फिर उनकी ग्रोथ को टोटली स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते हैं और कुछ ही दिनों में मर जाते हैं। तो इसलिए इनको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। मतलब ऐसी मेडिसिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हुई मेडिसिन जब दूसरे माइक्रोब्स, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को मारने के लिए या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए यूज़ की जाती है, उन्हें एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ये जो है बैक्टीरिया और फंगाई से भी बनाई जा सकती हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइलिन। ये कुछ ऐसी एग्जाम्पल हैं एंटीबायोटिक के जो बैक्टीरिया और फंगाई से बनाई गई हैं। अब हम अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो एंटीबायोटिक्स है वो किस तरीके से कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं वो पढ़ते हैं। तो अलग अलग माइक्रोब्स जो है अलग अलग डिजीज़ेस को क्योर करने के लिए काम आते हैं। मतलब अलग अलग माइक्रोब से बनी हुई मेडिसिन्स अलग अलग डिजीज़ेस को क्योर करती है। तो कुछ एंटीबायोटिक्स जो है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल डिजीज़ेस को क्योर करने के लिए भी काम आती है। ये जो एंटीबायोटिक्स है वो कभी कभार पोल्ट्री यानी कि जो एनिमल्स की जो ब्रीड होती है उसमें जो है इन्हें स्प्रे किया जाता है, ताकि जो भी डिजीज़ एनिमल्स में हो रहे हों वो टोटली मर जाए और स्टॉप हो जाए। और लाइव स्टॉक यानी कि खाने में जो एनिमल्स का खाना होता है उसमें भी मिक्स की जाती है, ताकि जो एनिमल्स में कुछ भी अगर डिजीज़ अंदर हो रहा हो तो वो जो है डिजीज़ स्टॉप हो जाए, और ये जो एंटीबायोटिक्स है वो जो है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स की ग्रोथ को स्टॉप कर दे। अब एक बात एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते समय हमें ध्यान में रखनी है कि एंटीबायोटिक्स हमें जो है एक क्वालिफाइड डॉक्टर की प्रेफरेंस में ही लेनी है। अगर क्वालिफाइड डॉक्टर कहता है कि आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है तभी लेनी है, और जो रूटीन मतलब कितनी बार लेनी है ये सब कुछ हमें फॉलो करना होगा। अगर हमने एंटीबायोटिक्स को फालतू में ले लिया या फिर गलत डोजेस पर ले लिया तो ये जो फ्रेंडली माइक्रोब्स है, मतलब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो अलग अलग प्रोसेसेस करने में हेल्पफुल होते हैं, तो ये उन माइक्रोब्स को भी मार देगा और ये हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, हमारी जान भी जा सकती है। अब हम वैक्सीन पढ़ेंगे। वैक्सीन से क्या फ़ायदा मिलता है। अब आप देखते हैं अलग अलग तरीके की वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे कि चिकन पॉक्स वैक्सीन हो गया, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हो गया। ये वैक्सीन क्या काम करती है। वैक्सीन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, छोटे बच्चे से लेकर एडल्ट ह्यूमन बीइंग तक सबके लिए वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी एक डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब, मतलब एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर डिजीज़ कॉज कर सकता है, जब वो अंदर हमारी बॉडी में आता है तब हमारी बॉडी जो है बहुत सारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। ये एंटीबॉडीज़ सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन से आती हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के बाद ये जो इन्वेडर है, मतलब वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बाहर से हमारी बॉडी में अंदर आया है उसके साथ लड़ती है। एज अ रिज़ल्ट जो हमारी ये वैक्सीन की जो एंटीबॉडीज़ है ये या तो उस इन्वेडर को मार देती है या फिर उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी हमेशा के लिए इन इन्वेडर्स मतलब हार्मफुल माइक्रोब्स से प्रोटेक्टेड होती है। तो हमें किसी भी तरीके की कोई चिंता नहीं होती है एंड ये हमारी बॉडी को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है। तो जो एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी रिलीज़ करती है वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन से ही रिलीज़ होती हैं। अब थर्ड यूज़ जो है फ्रेंडली माइक्रोब्स का वो होता है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। मतलब ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में भी यूज़ किए जाते हैं। तो कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट यानी कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल डायरेक्टली उस नाइट्रेट को नाइट्रोजन कंपाउंड को ले सकता है, क्योंकि सॉइल जो है डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकता,
उसे कंपाउंड फॉर्म में चाहिए होता है एंड वो काम कुछ माइक्रोब्स कर देते हैं। तो इसलिए इन माइक्रोब्स को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट फोर्थ यूज़ जो है वो है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी बहुत यूज़फुल होते हैं। ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन किस तरीके से करते हैं, ये जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है, चाहे वो एनिमल वेस्ट हो या फिर प्लांट वेस्ट हो, ये उसे डिकम्पोज कर सकते हैं। एज अ रिज़ल्ट जो भी हार्मफुल स्मेली सब्सटेंसेस होती हैं एनिमल वेस्ट या फिर प्लांट वेस्ट, ये उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं और ये यूज़फुल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। माइक्रोब्स जो है इन हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस को डिग्रेड कर देते हैं और हार्मलेस मतलब ऐसे चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं जो किसी भी तरीके का हार्म हमारे इन्वायरमेंट को नहीं पहुंचाती हैं। और ये जो डिकम्पोज करके जो प्रोडक्ट आता है, इसे हम खाद बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। ओके सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इस चैप्टर का पार्ट 2 मैं जल्द ही अपलोड करूँगी एंड उसमें भी मैं आपको वादा करती हूँ कि आपको एक्स्ट्रा नोट्स मिलेंगे एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे। ओके सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।